हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो संविधान क्यों और कैसे। तो ये हमारा क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसका फर्स्ट यूनिट है। अब क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में ना 2 बुक्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट बुक है ना भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस यूनिट में ना इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं और ना ही इतना कुछ लेंथी है। टोटली इसमें संविधान से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी है। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में इसको दे रखा है, बहुत कम इसमें पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, बट मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। सबसे पहले हम देख लेंगे संविधान के बारे में। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को तैयार करते हैं। यानी कि जो संविधान है ना वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, यानी कि एक लिखा हुआ एक ऐसा बुक टाइप है ना, जिसके अंदर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे देश को एक अच्छी संरचना देने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि उसमें बुनियादी संहिता लिखी हुई है। संहिता का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ नियम कायदे कानून लिखे होंगे। संरचना किस तरीके की होगी, चाहे वो नागरिकों की हो, देशवासियों की हो और साथ ही साथ सरकार की हो, वो सब इसमें आ जाएगा। किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। शक्तियाँ किसके पास कितनी होंगी, बंटवारा कैसे होगा, शक्तियों के ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाएगा, वो सब हमें संविधान में देखने को मिलेगा। किसके क्या कार्य होंगे ये भी हम संविधान में देख सकेंगे। नागरिकों के अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार की यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में हमें संविधान से पता चल जाता है और साथ ही साथ जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में भी हमें संविधान में उल्लेख मिलता है। तो यह सभी के सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम किसी देश को सही तरीके से चलाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, संविधान में देखने को मिलती हैं। संविधान यानी कि इसका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसका जो लागू किया गया ये 26 जनवरी 1950 में किया गया। आई होप आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे संविधान जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट जो बेसिक कैटेगरी है वो 2 टाइप की है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अब यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा, लिखित संविधान वो जो लिखित दस्तावेज की तरह है, ठीक है, लिखा गया है। लेकिन अलिखित संविधान वो होता है जो उसका लिखित रूप नहीं है, ठीक है, उसको एक बुक के तरीके से तैयार नहीं किया गया। फिर भी हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक संविधान जिसमें संचलित और समेकित तरीके से संहिताबद्ध और संकलित किया जाता है उसे लिखित दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अंदर सभी नियम कायदे कानून सभी को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिखित संविधान। और लिखित संविधान हमें किन किन देशों में देखने को मिलता है, उदाहरण क्या है, इंडिया में हमें देखने को मिलेगा, यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हमें देखने के लिए मिलेगा और फ्रांस में हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा अलिखित संविधान कौन सा होता है? अलिखित संविधान को ऐसे संविधान के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें राष्ट्र के कानून, विकल्प, मौलिक कानून और मापदंड व्यवस्थित रूप से लिखित नहीं होते हैं। ये एक दस्तावेज में संयोजित नहीं होते हैं। यानी कि वही चीज़ है कि इसमें कोई लिखित रूप से कुछ भी लिखा गया नहीं होता है, ये उसी को अलिखित संविधान कहते हैं। अब अलिखित संविधान जो है वो कौन कौन से देश द्वारा अपनाया गया है, तो इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और साथ ही साथ न्यूजीलैंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप अपने आंसर में लिख के ज़रूर आइएगा। अब अगर एक देश में संविधान बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता देखने को मिलेगी ना, अगर इतनी बड़ी टीम मिलके संविधान का निर्माण कर रही है। उसी तरीके से आपको पता होगा भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो बहुत बड़ी एक संविधान सभा बैठाई गई थी, ठीक है, बहुत टाइम लगा था उस संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनने में। तो अगर इतना मेहनत करके हमने किसी एक संविधान सभा को बनाया था तो ऑब्वियस सी बात है उस संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया उसमें तो बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो भारत में जो संविधान लागू हुआ था उसमें क्या विशेषताएं हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आपको कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और ये आपको देखने को भी मिल सकता है आपके इस एग्जाम में भी।
तो सबसे पहला है लिखित संविधान है। लिखित संविधान है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो अलिखित संविधान होते हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट जो लिखित संविधान होता है ना, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो हम सीधे संविधान को खोल के देख सकते हैं कि हमारे इस धारा के अंदर, इस कानून के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, आपने इसका उल्लंघन किया है, तो उसका जो दंड होता है वो भी संविधान के अंदर मेंशन होता है। तो किसी भी तरीके से ये गलत नहीं होता। लिखित संविधान बहुत अच्छा माना जाता है देश के लिए। सेकंड है विशाल संविधान। आपको पता होगा भारत में जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे कानून हैं। लचीला और कठोरता का मिश्रण, ये चीज़ आपको ना इस पॉइंट से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कठोर है या लचीला है, आपको क्या लगता है? अपने जो आंसर है उसको उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लचीला, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास संविधान में ना एक ऐसा कानून भी है जिसके अंदर हमें ये अधिकार मिलता है कि अगर हमें लगता है कि समय के साथ कोई भी ऐसा कानून है जो वर्तमान टाइम के लिए नहीं है ठीक, लेकिन वो हमारा जो पुराना टाइम था उसके लिए ठीक था तो बनाया गया, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हमें चेंजेस लाने चाहिए। तो क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हमारे संविधान ये हमें हक देता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसी वजह से इसको लचीला कहा जाता है। लेकिन इसको कठोर भी कहा जाता है। कठोर क्यों कहा जाता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन होता है, इसी वजह से इसको लचीला कहा जाता है। लेकिन जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो ये एक बहुत मेजॉरिटी वाली चीज़ हो जाती है। कई बार नहीं भी हो पाता है और कई बार हो भी जाता है। इसी वजह से इसका ये जो प्रणाली है ये कठोर है संशोधन करने की। इसी तरीके से और भी कानून है जिसमें बहुत ज़्यादा कठोरता देखने को मिलती है, इसी वजह से इसको कठोर और लचीलापन दोनों का मिश्रण कहा जाता है। ना कि हम भारत के जो संविधान है उसको सिर्फ ना सिर्फ हम लचीला ही बोल सकते हैं, बल्कि इसको हम कठोर भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है संघात्मक एवं एकात्मक निश्चित प्रणाली। अब देखो, संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है, अगर किसी को डिटेल में समझना है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। संघात्मक होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करती हैं। जितने अधिकार, कानून और जितनी शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, उतनी शक्तियाँ राज्य सरकार के भी पास होती हैं, ठीक है। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? जिसमें ना राज्य सरकार का इतना ज़्यादा शासन नहीं होता है। मेनली जो काम करता है वो राष्ट्रपति के ही थ्रू किया जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो मेन होता है, बट संघात्मक में क्या होता है? राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी मेन होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा जो देश है और हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भी ये मेंशन किया गया है कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है एकल नागरिकता, यानी कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, हम जो भारत के निवासी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ भारत की ही नागरिकता मिल सकती है। अगर हम इन फ्यूचर किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं वहाँ रहकर, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? हम भारत के लिए NRI हो जाएंगे। हम भारत में रहने वाले सदस्य नहीं कहलाए जाएंगे। हमारे पास उस देश की नागरिकता होगी बट हमारे पास इंडिया की नागरिकता नहीं होगी। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय व्यवस्था, यानी कि जो इंडिया है वहाँ पे संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है। संसद आप जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये प्रणाली हमारे देश में अपनाई जाती है, यह हमारे संविधान में भी मेंशन है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो देश है उस पर हमारी जो सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, वो अपने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य कर सकता है। किसी भी इंटरनेशनल पावर का हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है, कोई और देश शासन कर रहा है या कोई और संगठन शासन कर रहा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भारत की सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, वही हम पे शासन कर रहा है और वो भी हमारा लोकतांत्रिक है। इसी वजह से संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य कहलाता है और ये हमारी भारत के जो संविधान है उसकी मेन विशेषता है।
तो यही मैंने आपको कुछ विशेषताएं समझा भी दी हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में संविधान की भूमिका। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा संविधान नागरिकों में विश्वास जगाता है। हमारा जो संविधान है उसमें सभी तरीके के कानून, नियम, कायदे, दंड सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। तो अगर किसी भी नागरिक को कोई भी डाउट होता है तो वो संविधान का सहारा लेके उस अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। किसी नागरिक के साथ कुछ अन्याय हो रहा है वो संविधान का सहारा लेके, ठीक है, अपने लिए कदम उठा सकता है। उसके अलावा हमें सरकार से कोई क्वेश्चन रेज करना है, हम सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं, हम ऑब्वियसली पूछ सकते हैं क्योंकि हमें संविधान इस चीज़ का हक देता है। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत होगा या हमारे कुछ पूछने की इच्छा होगी तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा शासित है ये सब कुछ। तो अगर सरकार से हमें कुछ पूछना होगा तो हम पूछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, फर्स्टली एक नागरिक दूसरे नागरिक के ऊपर विश्वास करता है। ठीक है, एक नागरिक अपने जो उसके पास अधिकार है उस पर विश्वास रखता है और वही नागरिक जो सरकार है उसके ऊपर भी विश्वास रखता है। कुछ गलत होगा तो मैं पूछ लूँगा, इस हिसाब से। सेकेंड पॉइंट है संविधान ही हमें ये बताता है कि समूच व्यवस्था कैसे काम करेगी। अब आपको पता ही होगा संविधान के अंदर सभी के कर्तव्य, ठीक है, सभी के कार्य, सभी की शक्तियाँ और उन शक्तियों को कहाँ पे लाके लिमिटेशंस लगा देनी है, ये सब चीज़ें हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशन है। तो चाहे वो सरकार हो चाहे एक आम नागरिक हो, सभी के जो कार्य हैं ना वो सभी संविधान के अंदर लिखे गए हैं। जो सरकार है किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी, लिखा हुआ है। एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, वो सब लिखा हुआ है। तो हमारा जो संविधान है ये स्पष्ट करता है कि कौन कैसा काम करेगा और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस हिसाब से चलेगा। थर्ड पॉइंट है संविधान का महत्व इसलिए भी है कि ये सरकार को भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। यानी कि संविधान सरकार को ये बताती है कि किस तरीके से जो सरकार है वो काम करेगी। संविधान के अंदर क्योंकि सरकार के जो काम है वो टोटली मेंशन है, तो किसी भी तरीके का उसमें डाउट वाला पॉइंट रह ही नहीं जाता है। संविधान एक अहम कर्तव्य ये भी करती है कि ये स्वयं की कमियां या बदलते समय के साथ साथ महसूस होने वाले संशोधन के लिए भी एक युक्ति हमें प्रदान करे। भारतीय संविधान में उपरोक्त सभी गुणों का अच्छा समावेश देखने को मिलता है। अब बेसिकली इसमें लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो संविधान है वो हमें ये राइट देता है कि अगर समय के साथ हमें कोई लगता है कि हमें कोई कानून चेंज करना चाहिए तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो संविधान है वो एक हमें ऐसी युक्ति यानी कि मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और जो ऊपर के सभी में हमने अभी तक के महत्वपूर्ण भूमिका पड़ी है संविधान की, वो सभी एक अच्छा समावेश देखने को मिलता है हमें संविधान के अंदर। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संविधान ही लोकतांत्रिक राज्य को चलाने के लिए एक आवश्यक आधारभूत आवश्यकता होती है। इसमें बेसिकली इन शॉर्ट में बताते हैं, जो हमने ऊपर इतना डिटेल में पढ़ा यानी कि इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में वही हमने शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप हैशटैग नोट करके डाल सकते हो अपने आंसर में कि जो संविधान है उसकी हमें आवश्यकता इसलिए भी होती है ना क्योंकि जो लोकतांत्रिक राज्य है उसको चलाने के लिए ना एक बहुत बेसिक सी नीड है संविधान, क्योंकि उसके अंदर हमारी सभी चीज़ें मेंशन है। उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाली जो सरकार है या जो दूसरा नागरिक है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब हम देखेंगे संविधान की जो संविधान सभा थी वो भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की संरचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन में स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा का सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। अब इससे हमारा एक और यहाँ से देखो, यहाँ से दोबारा आप पढ़ सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा सेकंड एक डाउट बहुत जल्दी से क्लियर हो जाता है कि हम जब स्वतंत्र हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारी जो संसद बनी उसके सदस्य कौन थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं था कि दोबारा से सदस्यों की नियुक्ति हो, ठीक है, चुनाव कराए जाएं जिस तरीके से अभी संसद के सदस्यों के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं।
तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि जो फर्स्ट संसद के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य को ही बना दिया गया था। ये आपको आपके एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सेकंड है, जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो क्यों किया गया था, ताकि ये भारतीय संविधान को बना सके। पहली बार संविधान सभा की जो मांग थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, और अंतिम बार यानी कि आखिरी बार जो 5वीं बार मांग थी वो 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। यानी कि टोटल 5 बार संविधान सभा बनाने के लिए मांग उठाई गई थी ताकि संविधान का निर्माण सही तरीके से हो सके। अब हमने संविधान सभा के बारे में बेसिक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कुछ डेट्स, ठीक है, कि किस डेट पे क्या हुआ। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आपको अगर इतनी डेट्स याद हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होती है ना तो आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो डेट जिस डेट पे जो हुआ ना वो याद रखना। डेट आपको याद रहे ना रहे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें याद रखना कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ताकि आप एग्ज़ाम में ना इसको लिख सको। तो क्या होता है, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना होती है फ्रेंच प्रथा के अनुसार। देन क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। यानी कि 9 दिसंबर को क्या होता है, सबसे पहले संविधान सभा बैठती है। ये ना भारत में होगा, संविधान में नहीं होगा। भारत में पहली संविधान सभा बैठती है और इसको जो संबोधित किया, पहली संविधान सभा को जो संबोधित किया वो जे.बी. कृपलानी ने किया था। और इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता की थी वो किसने करी थी, सचिदानंद सिन्हा ने करी थी। और पहली ही बैठक में जो मुस्लिम लीग थी उसने स्वतंत्र देश यानी कि पाकिस्तान की मांग करते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इतना बेसिक सी चीज़ है बस। फिर क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना पेश की गई थी। फिर 22 दिसंबर 1947 में वस्तुनिष्ठा सर्वअनुमति से स्वीकार हुई। यानी कि वस्तुनिष्ठा क्या होती है, एक होती है कि इसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल फैक्ट होंगे ना उसके ऊपर बात किया जाएगा और एक्चुअल फैक्ट से ही रिलेटेड काम किए जाएंगे। यानी कि सिर्फ किसी के थिंकिंग के बेसिस पे कोई भी काम नहीं होगा। इस चीज़ के लिए सभी से अनुमति ली गई थी और सभी की अनुमति के साथ इस चीज़ को स्वीकार भी किया गया था। देन आता है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा और राष्ट्र ध्वज स्वीकार कर लिया। यानी कि हमारा जो संविधान सभा ने जो तिरंगे को स्वीकार किया था वो कौन सी डेट पे किया था, 22 जुलाई 1947 को। फिर क्या होता है, 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक देश बन जाता है। अब पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है ना 14 अगस्त को मनाता है और बोलता है कि 14 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन इसमें 15 अगस्त ही मेंशन है। फिर क्या होता है, 29 अगस्त 1947 मसौदा समिति बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बने। 16 जुलाई 1948 हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमचारी और संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। फिर क्या होता है, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी जो कुछ धाराएं थीं उनको भी लागू कर दिया। फिर 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसको मान्यता दे दी। फिर क्या होता है, 26 जनवरी 1950 आ जाती है और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान जो होता है वो लागू कर दिया जाता है। तो ये था पूरी की पूरी स्टोरी, किस तरीके से संविधान सभा बनी और किस दिन कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद संविधान लागू होता है। मुझे पता है आप लोगों को डेट्स इतनी जल्दी याद नहीं होंगी,
तो आप डेट्स को सिर्फ अपने माइंड में रखिए, अगर याद होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो आप सिर्फ एक स्टोरी की तरह कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे करके सिर्फ इतना याद कर लेना, इतना भी लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन लिखना पॉइंट्स में ही। भारतीय संविधान सभा की बैठक, यानी कि हम भारतीय संविधान सभा की बैठकों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका संगठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था, और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव भी किए गए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तभी मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। इसके टोटल 11 सत्र हुए थे, जिसमें 166 दिन बैठक हुई थी, यानी कि 166 दिन बैठक हुई थी। सत्र के बीच भिन्न भिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती रहीं। आपने अभी भी देखा काफ़ी टाइप की समितियां बनाई गई थी, बहुत सारे इसमें चेंजेस भी हुए थे। तो जो वो 11 सत्र हुए टोटल और 166 डेज बैठक हुई, उसमें यही सारे काम किए गए और एट द एंड संविधान जो था वो हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान जो था उसको बनने में कितने दिन लगे। तो भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुल 165 डेज में 6 सत्र आयोजित किए गए। अब आपको ना कहीं पे 166 डेज मिलेंगे कि इतने दिन बैठक हुई थी, कहीं पे आपको 165 डेज मिलेंगे। तो जो हमारा विकिपीडिया है उसका अकॉर्डिंग तो 166 ही लिखा हुआ है, बाकी जो आपके टीचर बोले आप उस हिसाब से देख लेना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1946 को बनके तैयार हो गया था, बट इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। इस चीज़ का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि महिलाओं पे आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इतना बड़ा संविधान बना दिया इतने महान महान लोगों ने मिलकर, लेकिन इंसान तो वो भी थे, कुछ ना कुछ कमियां तो हो ही सकती है। तो संविधान सभा में कुछ कमियां थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अधिक समय लगा संविधान बनाने में, क्योंकि संविधान इतना विशाल बनाया, लिखित बनाया, तो उसमें टाइम तो लगना ही था। लेकिन एक ये कमी भी है, बहुत सारे देशों से प्रावधान लेने पड़े। हमारा जो संविधान है ना, उसमें ये नहीं है कि कुछ भी अपने मन में आया और उठा के बना दिया। वो जो लोग थे ना संविधान सभा में, उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधान पहले पढ़ा था, उसके बाद जो उनको चीज़ें अच्छी लगी दूसरे देश के संविधान में, वो उन्होंने उठा के भारत के संविधान में डाल दी, ठीक है। उसके अलावा उनको जो लगा कि ये कानून बनना चाहिए, वो कानून भी बना दिए। और जो बाकी देशों से जो इतने सारे प्रावधान लिए गए, इस वजह से भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। ये मेन पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत संविधान सभा थी, उसने भारत के संविधान का निर्माण करते वक्त कई सारे देशों से अलग अलग प्रावधान लिए थे, इसी वजह से इसको उधार का थैला कहा जाता है। संविधान में संशोधन का प्रावधान है, ठीक है, जिसको अच्छा भी माना जाता है और कभी कभी ये बुरा भी साबित हो जाता है। तो ये भी एक कमी है। उसके अलावा और जो इसमें एक कमी क्या है, इसमें आप आगे ऐड ऑन कर सकते हो कि संविधान सभा का जो संशोधन करने का जो प्रावधान है ना, उसको अगर हम चाहें कि हम संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि एक कमी है। काफ़ी बड़ा और विस्तृत संविधान जिसे याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम नहीं याद रख सकते थे जल्दी सारे के सारे संविधान को, इसी वजह से ये भी एक इसकी कमी है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया संविधान से रिलेटेड, हमने कैसे बना, कब बना, कितने लोगों ने बनाया, कैसे बनाया, कितनी बैठकें हुई, कितने सत्र हुए, विशेषता क्या है, भूमिका क्या है, कमियां क्या हैं, हमने सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। अब जो संविधान की जान है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान की विशेषता का ज्ञान होता है। जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवाद और समानता और धर्मनिरपेक्ष देश है।
भारत की प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जो भारत की प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये हो गई कुछ संविधान की विशेषताएं। उसके अलावा हमने प्रस्तावना भी देख ली, प्रस्तावना की यही विशेषता है और यही इसकी डेफिनेशन है। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं इंक्लूड करके। आप चाहें आपका ये क्वेश्चन आ जाए 5 से 6 नंबर में कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताइए, इसी को इलाबरेट कर देना, उससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लास 11 का ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था और इसी के साथ मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू करती रहूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।